हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखे भाग 3 में। अब इस वीडियो भाग 4 में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में रासायन परिभाषा है इसकी, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ये चीज़ नहीं लिखनी है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद। देखो, ए एक अभिकारक है, बी दूसरा अभिकारक है, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो सी नामक एक नया उत्पाद बनता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उदाहरण की बात कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन से नाम से मतलब है जुड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में पहला उदाहरण है कोयले का दहन। इसमें कोयले का सिंबल होता है कार्बन का सी होता है, कोयले को कहते हैं कार्बन। और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम दहन करते हैं, जलाते हैं कोयले को, C+O2 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें सबके सूत्र लिखे हैं। कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, मिल करके जब इस दोनों को इसको कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक एक गैस बनती है। कार्बन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है, और जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है ये नया है, कार्बन और ऑक्सीजन से अलग है और एक उत्पाद है। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। आगे देखते हैं जल का निर्माण। जल के निर्माण का सूत्र अगर देखें हम, तो अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराएंगे, संयोजन अभिक्रिया तो संयोग ही कराएंगे, संयोग कराएंगे तब क्या बनेगा? H2O जल बनेगा। यह है जल का सूत्र। ठीक है, और इसके सबकी भौतिक अवस्था देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जो बना हुआ पदार्थ है, उत्पाद, वह एक लिक्विड है, नया है, बिल्कुल नया है, इन दोनों से अलग है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया का जो प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। क्या है ये? वियोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एक अभिकारक ए है जो टूट करके बी और सी नामक दो उत्पाद में बदल गया। बात समझ में आ गई? वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 वैद्युत वियोजन, नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। अब आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? तो ऊष्मीय वियोजन के बारे में देखते हैं। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जैसे कि किसी पदार्थ जो अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको चूना पत्थर कहते हैं, इसको अगर हम ऊष्मा में, प्रकाश में हीट करेंगे, लाइट से ऊपर प्रकाश से ऊष्मा से हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको, तब एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक दो उत्पाद में टूट जाएगा। वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, तो किसी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। पहला हो गया। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है वैद्युत वियोजन। वियोजन का दूसरा प्रकार क्या है? वैद्युत वियोजन है। इसमें वैद्युत मतलब बिजली होता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे कि जल है H2O, इसको हम इसमें बिजली प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब ये अपने आयनों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो वियोजन है उसका नाम है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश के द्वारा किसी पदार्थ को तोड़ना। सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण है 2AgCl
सिल्वर क्लोराइड जिसे कहते हैं 2AgCl जो कि ठोस है, इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो 2Ag, दो चांदी 2Ag बनेगा और एक क्लोरीन बनेगा। कहने का मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम सिल्वर क्लोराइड को रख देते हैं तब यह सूर्य के प्रकाश के कारण Ag में और Cl में टूट जाएगा। हो गया विद्युत वियोजन। बहुत आसान है। इस अभिक्रिया का उपयोग स्वांशेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका प्रयोग जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, अभी भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर तीसरा जो प्रकार है अभिक्रिया का वो है जो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हम बता देते हैं कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे हम एक श्रेणी अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन सा कम क्रियाशील तत्व है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, जैसे कि Fe और कॉपर सल्फेट, ये दोनों जो हैं अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है इसको रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सल्फेट FeSO4 लोहे का सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अर्थात कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो लोहा है वह अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? ये लोहा जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, इसीलिए कॉपर के विलयन से कॉपर को अलग करके या देखिए किनारे कर दिया और खुद जाके FeSO4 बना लिया। अर्थात कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व लोहा ने कम क्रियाशील तत्व कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को अलग कर दिया। बात समझ में आई? फिर से समझा देते हैं। देखिए, इस विस्थापन का मतलब होगा विस्थापित कर देना, किसी विलयन से किसी तत्व को विस्थापित कर देना। जैसे कि अधिक क्रियाशील तत्व लोहा ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर दिया। क्या कर दिया? कॉपर को अलग कर दिया और खुद जो है फेरस सल्फेट विलयन बना लिया। कहने का मतलब कि अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यही है विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे द्विविस्थापन का मतलब होता है कि कोई दो तत्व एक साथ विस्थापित होंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पे Na2SO4 है और BaCl2 है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। इसमें बेरियम का जो संयोजकता +2 है, इसकी -2 है, तो बनेगा BaSO4। यानी इसका बेरियम, इसका SO4, इसका सोडियम और इसका जो है Cl, तो इधर बेरियम सल्फेट और 2NaCl बन गया। द्विविस्थापन का मतलब फिर से समझ लो। देखते हैं यहाँ पे, जैसे Na2SO4 है, इसको हमने तोड़ा, किसमें टूटेगा ये? Na प्लस में और प्लस SO4 माइनस में। ठीक है, तो ये 2Na प्लस है तो यहाँ पे SO4 माइनस माइनस है, इसकी संयुक्ता यहाँ पे। ऐसे इसको तोड़ते हैं। इसी प्रकार से BaSO4 में Ba2 प्लस SO4 माइनस माइनस टूट जाता है। तो जो सोडियम है वह क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। अभी विस्थापित होकर के देखिए, जो सोडियम है वह क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और जो SO4 है वो बेरियम के साथ जुड़ जाएगा, बनेगा BaSO4 और NaCl। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इस अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसका अभी दोनों साथ साथ होंगे तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। अभी हम इतना बताएंगे कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो पहली जो अभिक्रिया है C+O2 बराबर CO2, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ये क्या कहलाएगा? उपचयन। मतलब कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। देखिए पहली परिभाषा के समझो पहले, बहुत सिंपल सा है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब उपचयन होता है। मतलब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का निकलना, ह्रास होना। ह्रास होना मतलब निकलना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। तो ये उपचयन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ये है एग्जाम्पल उपचयन का, पहला वाला। मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो उपचयन कहलाता है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वो अपचयन कहलाता है। सिंपल सी बात है। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल, उसका उल्टा है ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, वो अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दो परिभाषाएं और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। जो है इसको आगे बढ़ते हैं हम। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। उपचयन यहाँ पे हम उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण की, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना का प्रभाव। लोहे का संक्षारण, जो लोहे का या किसी पदार्थ का संक्षारण मतलब जंग लगना। तो जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो तब धातु संक्षारित हो जाती है। उदाहरण में लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली पर चढ़ना और तांबे पर हरी पर चढ़ना। लोहा जो होता है वह ऑक्सीजन या वायु या नमी में आने के बाद ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है और वो लोहे का ऑक्साइड बना लेता है, चांदी का ऑक्साइड बना लेगा, तांबे का ऑक्साइड बना लेगा, जिससे क्या होगा? वो संक्षारित हो जाएगा, उस पर काली या लाल परत चढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता अगला एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन जब जुड़ जाती है लोहे, हवा के संपर्क में कोई भोज्य पदार्थ था, जैसे कि वसा युक्त खाद्य तैलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचयित। उपचयित मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिससे उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन आता है। उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे भोजन कभी कभी बदबू करने लगता है, तो उसी की बात कर रही है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी तभी वो बदबू करेगा। आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के तापमान के आधार पर प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो तापमान के आधार पर अगर देखा जाएगा तो ये दो प्रकार की होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। वह जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मेथेन है CH4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, CO2 + 2H2O गैस बनाती है, जल बनाता है और उसमें से निकलती है ऊष्मा। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, सिंपल सी बात है, ध्यान में बैठा लो कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सभी की सभी वियोजन अभिक्रियाएं जो हमने अभी एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया का ऊपर दिया है, सभी की सभी वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ से आप उठा के लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के जो है इसमें हमने जो है आज इस टॉपिक में आज इसके इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।